ये है आईफोन 15 और ये है ऑलमोस्ट परफेक्ट नॉन प्रो आईफोन। इस फोन को मैं पिछले 30-40 दिनों से रेगुलरली यूज कर रहा हूँ। काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और कुछ एक चीजें हैं जिनने मुझे डिसअपॉइंट भी किया है। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस इस फोन के साथ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे इसके लुक्स की। तो भाई दिखने में सेम टू सेम आईफोन 14, आईफोन 13, इवन आईफोन 12 जैसा ही दिखता है। बस आईफोन 12 में स्ट्रेट लाइन में लेंसेज थे और 13, 14, 15 में आपको डायगोनल लेंसेज मिलते हैं। चारों तरफ पे मैट टेक्सचर वाले एल्यूमिनियम फ्रेम्स, फ्रंट एंड बैक में ग्लास। ओवरऑल जो डिजाइन लैंग्वेज है वो सेम टू सेम पिछले आईफोन्स के जैसे ही है। अगर आप दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड पकड़ते हो तो भाई ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट डिवाइसेस फील होते हैं, क्योंकि आईफोन 15 में यहाँ पे आपको प्रीमियम मैट टेक्सचर मिलता है जो कि इससे पहले तक सिर्फ प्रो वेरिएंट्स में मिलता था। और सिर्फ ये मैट बैक रीजन नहीं है, यहाँ पे जो आपको एडजस्ट मिल रही है ये डेफिनेटली फ्लैट एडजेस है, लेकिन इसके कॉर्नर्स आपको हल्के से राउंडेड मिलते हैं, जिसकी वजह से भाई इन हैंड फील सच में बहुत ही प्यारा लगता है। इवन जब मैं इसको अपने जिम लेके जाता था वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी 14 प्रो 13 प्रो यूज करते हैं, उनको जब मैंने ये फोन पकड़ा है भाई वो भी उठा के एकदम सरप्राइज हो गए कि कितना प्रीमियम डिजाइन बनाया है इन्होंने। और जबकि अगर 14 से कंपेयर करें तो वेट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ मैट टेक्सचर है, क्योंकि ये राउंडेड एडजेस है, तो इन रीजन से ये फोन बहुत ही ज्यादा हल्का फील होता है। मतलब कि अगर पहले आपने 14 भी यूज किया है, 15 में आओगे डेफिनेटली प्रीमियम फील होता है ये। हालांकि अगर आप इसमें 14 का केस चढ़ाते हो थोड़ा सा ढीला पड़ता है। एक केस है मेरे पास जो कि मैंने आईफोन 14 प्लस के लिए लिया था, लेकिन वो उसमें आता नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा टाइट फंसता था, जिसकी वजह से मैंने उसको यूज करना ही छोड़ दिया था। लेकिन जब मैंने उसको 15 प्लस में डाला तो भाई वो बहुत ही प्यार से आ गया, बिकॉज इसकी जो डायमेंशन है ये 14 के कंपेरिजन में हल्के हल्के कम है और राउंडेड एडजेस के कारण ये अच्छे से फिट भी हो जाता है। इसके अलावा भाई इसके डिस्प्ले में डायनामिक आइलैंड मिल जाता है। तो इससे पहले क्या होता था, अगर आपने आईफोन 13 से 14 में शिफ्ट किया तो भाई किसी को पता नहीं चलता था कि ये 13 है या 14 है, लेकिन 15 का डिस्प्ले देखने से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये आईफोन 15 है, या फिर वो सोचेगा कि 14 प्रो सीरीज का है, 15 प्रो सीरीज का आईफोन है। हालांकि एक कंफ्यूजन जो कि काफी सारे लोगों को होती है आईफोन 15 सीरीज में एक्शन बटन है, तो भाई वो सिर्फ प्रो सीरीज में है। यहाँ पे आपको वही पुराना वाला अलर्ट स्लाइडर ही मिलता है। मैं आईफोन 15 प्रो भी यूज कर रहा हूँ और उसका जो एक्शन बटन है मैं उसको साइलेंट बटन के जैसा ही यूज करता हूँ। तो एक्चुअली मेरी लाइफ में फर्क ही नहीं पड़ा है कि वो एक्शन बटन है या फिर अलर्ट स्लाइडर। इसके अलावा भाई फिजिकली एक और चेंज मिल जाता है, वो है टाइप सी। पहले लाइटनिंग मिलता था और इस टाइप सी के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि पहले एप्पल इकोसिस्टम में रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए एडवांटेज ये है कि मैं अपने आईपैड की या फिर मैकबुक की सेम केबल से इसको भी चार्ज कर सकता हूँ, ये एडवांटेज हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि मेरे पास जो एयरपॉड्स प्रो हैं वो लाइटनिंग केबल वाले हैं और मेरे पास एयरपॉड मैक्स हैं उसमें भी लाइटनिंग केबल लगती है। और इसके अलावा तीसरा मेरा एप्पल वॉच अल्ट्रा के लिए मुझे तीसरी केबल कैरी करनी पड़ती है। तो भाई जितने भी पुराने एप्पल यूजर्स हैं जिनके पास एप्पल एयरपॉड्स हैं तो उसके लिए आपको अलग से केबल कैरी करनी पड़ेगी। और मेरे केस में फिलहाल मैं 3 अलग अलग केबल्स यूज करता हूँ, फोन के लिए अलग, एयरपॉड्स के लिए अलग और एप्पल वॉच के लिए अलग। हालांकि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जब भी मैं अपने एयरपॉड्स अपग्रेड करूंगा तो टाइप सी वाले मिलेंगे। बाकी एप्पल वॉच के लिए तो अलग से चार्जर रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक छोटी सी दिक्कत मुझे और फील हुई टाइप सी में, लाइटनिंग होता था तो भाई बिना देखे भी आराम से मैं उसको इंसर्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये टाइप सी है और इसके जो चारों तरफ पे एडजेस हैं वो थोड़े से शार्प रहते हैं, तो मुझे इसमें इंसर्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है कि यहाँ वहाँ स्क्रैचेस ना लग जाए। अब बात करें इसके डिस्प्ले की, तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा अपग्रेड मिल जाता है। पिछले साल के प्रो सीरीज वाला डायनामिक आइलैंड आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि भाई काफी लोगों को अच्छा लग सकता है, काफी लोगों को हो सकता है ना पसंद आए। मेरे केस में मुझे अच्छा लगता है। जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है ये आपको ऊपर वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, वो जो कैप्सूल टाइप का बड़ा होके कोई भी चीज आप कनेक्ट करते हो वहाँ पे शो होने लगती है। एयरपोर्ट से कुछ ले रहे हो, कुछ भेज रहे हो, तो ये कुछ एक इंडिकेशंस आपको इसमें मिल जाते हैं। और जो कहीं कहीं पे आप इसको एज अ डॉक भी यूज कर सकते हो, जैसे म्यूजिक वगैरह प्ले कर रहे हो तो वो छोटे से डॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये काफी कन्वीनियंट लगता है मुझे। और मुझे एक बहुत बड़ी बात लगती है कि प्रो सीरीज वाला फीचर इन्होंने ऐसे ही नॉन प्रो वाले में डाल दिया है, तो भाई उसके लिए हैट्स ऑफ टू एप्पल। और 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है ये। होपफुली एप्पल नेक्स्ट ईयर 120 हर्ट्ज प्रोवाइड करेगा, लेकिन भाई फिलहाल आपको 60 हर्ट्ज से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आपने पहले 60 हर्ट्ज वाला फोन यूज किया हुआ है तब आप इसमें आते हो तब तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप आईफोन 12, 11, 13 से भी आ रहे हो या फिर 14 से भी आ रहे हो तब भी आपको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 13 प्रो 14 प्रो ऐसा कोई फोन यूज किया हुआ है उसके बाद अगर इस वाले फोन में आते हो तब डेफिनेटली वो 60 हर्ट्ज आपको आंखों में खलेंगे। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता ना तो भाई ये दी परफेक्ट आईफोन एवर कहला जाता मेरे हिसाब से। इसीलिए मैंने इस फोन को ऑलमोस्ट परफेक्ट आईफोन का है। अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें A16 बायोनिक चिप मिल जाती है। ये वाला चिपसेट पिछले साल के प्रो सीरीज में मिलता था, यानी कि 14 प्रो। इन शॉर्ट में बताऊं तो आज से 2 महीने पहले जो एप्पल का फ्लैगशिप डिवाइस था वही सेम चिपसेट आपको इस वाले फोन में मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन भाई इससे पहले वाला जो चिपसेट था यानी कि A15 बायोनिक चिप, वो भी इतना ज्यादा पावरफुल था और इसकी भी बात करूं तो डेफिनेटली ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अगर आप A15 से A16 में आओगे तब आपको कुछ भी ऐसा इंप्रूवमेंट समझ में नहीं आएगा। सेम वैसे ही काम करता है, सेम वैसे ही ऐप ओपनिंग क्लोज वगैरह सब कुछ वैसे ही काम करता है, तो आपको कोई भी ऐसा बड़ा फर्क नहीं समझ में आएगा। हाँ, हालांकि इसमें आपको 6 GB रैम मिलती है जो कि एडवांटेज हो जाता है। बाकी इसमें हैवी गेमिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, भाई बहुत ही मक्खन
तरीके से काम करता है ये, क्योंकि इसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो ये भाई 60 हर्ट्ज की गेमिंग ही प्रोवाइड करता है। वहां पे आपको 90 FPS वाला ऑप्शन नहीं मिलने वाला। 48 मेगापिक्सल का लेंस मिला है, जो कि पिछले साल की प्रो सीरीज में मिलता था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई प्रो सीरीज से बहुत कुछ उठा के उन्होंने नॉन प्रो सीरीज में डाल दिया है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई ये आईफोन 15 सीरीज का सबसे वर्सटाइल और सबसे ज्यादा अपग्रेड्स पाने वाला आईफोन बन चुका है ये। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाते हो तो आपको 12 और 24 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको बैक करके यहाँ पे नीचे रेजोल्यूशन कंट्रोल में जाते हो और इसके बाद अगर आप अपना कैमरा ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको JPEG Max का ऑप्शन मिलता है। जैसे इसको ऑन करते हो और अब आप कोई भी फोटो क्लिक करोगे तो वो 48 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक होती है। फोन है, मतलब इतना बैटरी बैकअप देने के लिए आपको एंड्रॉइड के भारी भरकम फोन चलाने पड़ेंगे 5000 mAh वाले, जबकि अगर इसके mAh देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कम है। आपको लगेगा क्या ही